because today's topic is diabetes mellitus बेटा. HbA1c, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, पोस्ट प्रेंडियल, ये सब तो होता है. सोचो और क्या होता है. लिपिड प्रोफाइल होती है, और क्या होना चाहिए सोचो. क्या? यस यस, शी इज एब्सोल्युटली राइट. यस, वैसे RFT KFT एक ही चीज होती है. LFT एंड KFT, LFT एंड KFT. और इसमें एक चीज और ऐड करना बेटा, इफ द पेशेंट इज फीमेल, इफ द पेशेंट इज फीमेल बेटा, हम इसमें एक चीज और ऐड करते हैं विच इज TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट. पता है क्यों? बिकॉज फीमेल्स आर वेरी प्रोन टू थायराइड डिसऑर्डर्स, वेरी प्रोन. आप 100 में से 90 केसेस देखेंगे ना बेटा थायराइड डिसऑर्डर्स के, तो वो फीमेल से मिलेंगे. फीमेल्स आर वेरी प्रोन टू थायराइड डिसऑर्डर. इसीलिए जो डायबिटीज होता है, द पेशेंट विच आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज और लॉन्ग टर्म डायबिटीज, एक टाइम के बाद ना बेटा उनका फास्टिंग, पोस्ट प्रेंडियल, इवन HbA1c, ये सब मीनिंगलेस हो जाता है. सब मीनिंगलेस हो जाता है बेटा. ये हमको पता है, वो लाइफस्टाइल ऐसे मेंटेन कर रखिए, वो 7.5 ही रहेगा HbA1c. ज्यादा से ज्यादा 7 आ जाएगा या 8 तक चला, इससे ज्यादा नहीं होगा. उसके बाद हमें दिक्कत होती है कि कॉम्प्लिकेशंस आगे ना बढ़ जाए, ताकि हम, इसीलिए हम KFT करते हैं कि किडनी पे क्या इफेक्ट आ रहा है. फीमेल है तो TFT करता है बेटा, थायराइड फंक्शन टेस्ट, की थायराइड पे तो कोई बुरा असर नहीं आ रहा. लिपिड प्रोफाइल देखता है कि हार्ट का तो हेल्थ ठीक है कि नहीं. फिर हमारी सरदर्दी और बढ़ जाती है. तो सबसे पहले बेटा डायबिटीज मेलाइटस, आज इस पे आते हैं, बात करते हैं, शुरू करते हैं इसको. जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाला आपने वो देखा था ना बेटा सेमिनार, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाला. फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल-केप्टोन्यूरिया, बहुत रेयरली आएगा पेशेंट तेरे चेंबर में, बहुत रेयर. पर बेटा डायबिटीज का पेशेंट हॉस्पिटल में, OPD में अगर 10 आ रहे हैं ना पेशेंट, तो साथ डायबिटीज मेलाइटस के होंगे. इसलिए पे वेरी 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 हाई अटेंशन टू दिस, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एवरीथिंग. सबसे पहले बेटा डायबिटीज होता क्या है ये बाद में देखेंगे. ये बताइए इसको डायग्नोस करने का क्राइटेरिया क्या होता है, इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस एंड दिस इज नॉट. सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना सीखो. व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस और नॉट? बोलो, व्हाट इज द क्राइटेरिया? नहीं, चलो अभी पहले फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज पे ही बात करते हैं. फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज मोर देन 126 mg per dl, the girl there has said. This is not a complete statement. क्या कमी है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट कमी है. बेटा आपने OGTT देखा है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट? उसमें स्पाइक ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है. तो अगर आप मान लो एट प्रेजेंट, मान लो मेरा ही ब्लड सैंपल लो, तो अगर मान लो 130 mg पर DL आ जाए, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, टेक्निकली इट विल बी अ फास्टिंग सैंपल, तो क्या आप मुझे डायबिटिक कह दोगे? बोलो. नो, यू कैन नॉट क्लासिफाई मी एज अ डायबिटिक पेशेंट. द मिसिंग स्टेटमेंट इज more than 126 mg per dl of fasting blood glucose on two separate occasions. Two separate occasions बेटा. मान लो आज आपने सैंपल लिया, मेरा ब्लड ग्लूकोज आया कितना? 130 फास्टिंग सैंपल पे. आपने कहा कल दोबारा आइए सुबह फास्टिंग सैंपल लेकर, उसमें फिर आपने चेक किया, उसमें बेटा फिर आ रहा है 135, 140 या इवन 126 ऑल्सो. Then you can say that sir, now you are classified as a diabetic patient. ये तो होता है बेटा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के टर्म्स में. इसको लिखते रहे ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है. डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कहीं नहीं मिलता इससे. दूसरा जो आसान तरीका होता है बेटा, वो होता है HbA1c के टर्म्स. किसके टर्म्स में? HbA1c. व्हाट इज HbA1c? दैट इज कॉल्ड ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन. डिफरेंट टाइम्स पे बेटा डिफरेंट पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं बेस्ड अपॉन लैब, ऑल्सो लैब टू लैब बेटा. जैसे मान लो नॉर्दर्न इंडिया में पैरामीटर अलग होगा, ईस्टर्न इंडिया में पैरामीटर अलग होगा. ये क्यों अलग होता है थोड़ा थोड़ा पता है? जैसे नॉर्दर्न इंडिया में बेटा थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया ना के बराबर होता है नॉर्दर्न इंडिया में,
मिलता ही नहीं, केस ही नहीं देखने को मिलेगा। थैलेसीमिया का तो मिल जाएगा एक आधा, सिकल सेल एनीमिया का बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन बेटा दीज टू डिजीजेस आर वेरी प्रेवलेंट इन ईस्टर्न इंडिया, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इवन अप टू नॉर्थ ईस्ट बेटा, यहाँ पे बहुत प्रेवलेंट होता है। तो इस वजह से HbA1c की वैल्यू थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएट कर जाती है। हो सकता है कि 6 अगर आपका HbA1c आ रहा है तो एक रीजन में आप डायबिटिक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए दूसरे रीजन से बिलोंग करता है तो यू विल बी डायबिटिक एट 6.5। ओके, हो सकता है किसी और लैब में जहां मैंने काम भी किया है, दे यूज्ड टू क्लासिफाई 5.6 एज नॉर्मल। 5.7 to 6, 5.7 to 6, it was called as pre-diabetic condition. It was called pre-diabetic, and above 6 they used to call diabetic. तो आप रफली कह सकते हैं HbA1c value at 6 or above is called will term the patient as diabetic patient. ओके, तो ये दो पैरामीटर याद रहेंगे सबसे पहले कि कैसे आप एक नॉर्मल पेशेंट को एक डायबिटिक पेशेंट से अलग करेंगे, यानी कि उसका डायग्नोसिस करेंगे। इसका डायग्नोसिस सबसे इजी होता है। सबसे पहला बेटा HbA1c के टर्म्स में अगर देखें, HbA1c मोर देन 6, इसमें 2 सेपरेट ओकेजन वगैरह कुछ नहीं होता। आपकी रिपोर्ट आ गई, इट इज मोर देन 6, खत्म। एक काम और आप कर सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए कंफर्म होना, मान लीजिए किसी का HbA1c 6.1 आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या करोगे बेटा? इन केसेस में दोबारा टेस्ट लगा लेना चाहिए। पता है क्यों? बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एरर ड्यूरिंग ब्लड सैंपल कलेक्शन, ड्यूरिंग मिस हैंडलिंग। और इवन बेटा मशीन भी कोई भगवान का वो बनाया हुआ नहीं होता, उसमें भी 5 से 10% का एरर होता है। मान लीजिए आपने दूसरी बार लगाया, वो थोड़ा मशीन ने अपना एरर करेक्ट करा और आपका HbA1c 5.8 आ गया। उनका बिल्कुल बॉर्डर लाइन होता है 6.1, 6.2 अप टू 6.2 ओनली। उनको चेक कर लो दोबारा। जिसका 6.3 है ठीक है भाई, आज से मेडिकेशन शुरू कर दीजिए अपनी, आज से। और दूसरा पैरामीटर था इन टर्म्स ऑफ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, इन टर्म्स ऑफ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन 126 mg per dl on 2 separate occasions, 2 separate occasions, ठीक है? And by separate occasions I mean between a minimum of 24 hours difference. ऐसा नहीं एक सैंपल अभी ले लिया, नहीं 10 मिनट बाद दोबारा ले लेते, चेक कर लेते, नहीं। आज लो, प्रेफरेबली फिर उनको परसों बुलाओ, कल भी बुला लोगे तो चल जाएगा, कॉल देम डे आफ्टर टुमारो, क्या परसों आइए आराम से। तो ये होता है बेटा क्राइटेरिया ऑफ सेग्रीगेटिंग अ नॉर्मल पेशेंट इन अ डायबिटिक पेशेंट। ओके, नाउ व्हाट इज अ नॉर्मल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल? ये बताओ। दो क्राइटेरिया है बेटा, द ओल्डर वन ऑफ WHO एंड द लेटेस्ट रिवाइज ऑफ AD, दोनों लिखो। WHO says it is 70 to 110, कितना? 70 to 110 milligram per deciliter. This is the old WHO criteria, fasting plasma glucose, okay? And the latest ADA criteria, American Diabetes Association, क्या है बोलो? ADA criteria बेटा, ये पूछा जाता है। जिनके पास क्वालिटेटिव में बेटा बेनेडिक्ट्स टेस्ट आएगा, रोथेरास टेस्ट आएगा, प्रोटीन का वो आएगा, वो तो डायबिटीज पे वाइवा होना ही होना है और ये क्वेश्चन आना ही आना है। व्हाट इज द ADA क्राइटेरिया बेटा? 60 to 100 mg per dl, कितना? 60 to 100 mg per dl। क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बेटा इस तरह से मॉडिफाई हो रही है, हमारी हैबिट्स इस तरह से खराब हो रही हैं, that now the criteria has been revised. So the latest criteria as per ADA, American Diabetes Association, is 60 to 100 mg per dl. Now, what are the types of diabetes? कितने टाइप्स की डायबिटीज आप जानते हैं? चलिए अब ये बताइए। सबसे पहले क्या देखा हमने? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज देखा, उसके बाद क्राइटेरिया देखा कि विच पेशेंट कैन बी कॉल्ड अ डायबिटिक और किसको हम नॉर्मल कहेंगे। अब देखते हैं कि अगर डायबिटिक है तो कौन सा वाला डायबिटिक है। बताइए कितने टाइप्स की डायबिटीज आप लोग जानते हैं? कितना बोलो?
चलो ठीक है, मैं ये भी क्लासिफिकेशन मान लेता हूँ, आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे आप इसे। नो नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा। Then diabetes mellitus is classified into two types, type 1 and type 2. Type 1 and type 2. Diabetes insipidus is also a type, वो उसका अलग रीजन होता है। And there is gestational diabetes also. कौन सी डायबिटीज? Gestational diabetes. क्या बेटा? वो तो उसी का टाइप होता है, टाइप 2 का ही, उसकी सब क्लासिफिकेशन। मैंने कहा दो टाइप्स की होती, जैसे उसने कहा ना डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के दो टाइप्स हो गए, टाइप 1 एंड टाइप 2। देन देयर इज जेस्टेशनल डायबिटीज आल्सो, जो एक सेपरेट क्लास है। सबसे पहले आता है बेटा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। कौन सा? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। कौन सा? अभी लिख लो बेटा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मेरे से ले लेना, मेरे पास बहुत है। कॉन्सेप्ट को बेटा समझो सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चंस देख लेना आराम से। मेरे पास लैपटॉप में इतने क्वेश्चंस है बेटा, तू थक करके थक जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। और एक रिक्वेस्ट और है बेटा, प्लीज थोड़ा सा डेकोरम बना के रखना, पीपीटी नहीं है मेरे पास, इट्स ऑल सेटिंग इन द ब्रेन, ओके? कोई कंसेप्ट मिस हो जाएगा बेटा। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, it is found only in 5% of the total cases of diabetes mellitus. Only 5% of the total cases. Only 5% of the total cases of diabetes mellitus. It is juvenile onset. Juvenile onset यानी कि बहुत यंग एज में हो जाती है, between 15 to 20 बेटा इस एज में हो जाती है। Juvenile onset, type 1 diabetes mellitus. Now, what are the reasons of type 1 diabetes mellitus बेटा? कौन बता सकता है इसे? क्या? No. ना 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 ना। Yes, good. जो तुमने बोला ना बेटा, वो उस वजह से होगा जो उस लड़की ने बोला। खुद सोच, सबसे पहले बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होगा या सबसे पहले इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी? When beta cells will be destroyed, only then there will be insulin deficiency. जैसे तेरा ब्लड शुगर बढ़ता है बेटा, उससे डायबिटीज होती है, या तुझे डायबिटीज होती है तो तेरा ब्लड शुगर बढ़ता है? क्या होता है? वाह, अरे पहले डायबिटीज होगी प्रभु, तभी तो तेरा ब्लड शुगर बढ़ेगा। डायबिटीज होगी तो क्या होगा? टाइप 1 में आइदर योर इंसुलिन से द बीटा सेल्स वुड बी डिस्ट्रॉयड, टाइप 2 में क्या होगा? योर रिसेप्टर्स विल बिकम नॉन फंक्शनल। पहले डायबिटीज होगी तब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा बेटा, याद रखना। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बहुत होते हैं। ऐसे होता ना, मैं तुझे भी बताऊंगा, जैसे अपन पढ़ता है ना पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, इसका भी एक क्लास होता है कि ये पहले क्या होता है। ऐसे रैंडमली नहीं बोला जाता, ये मेडिसिन में बहुत पूछा जाता है। चल आज ही सीख ले, इसकी बायोकेमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। नाउ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस इज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। पैंक्रियाटिक बीटा सेल, और आई शुड से आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल्स हैं, दोज आर डिस्ट्रॉयड। Now the reason arises why they are destroyed. What is the reason? इस बात के पैसे हैं सारे। क्या? Excellent answer. Autoimmune disorder. Yes, autoimmune disorder. And what can be the second reason? What can be the second reason? Due to drug induced also, but it is very rare. Very, very rare. No. इन सब चीजों को हम क्लब करके एक टर्म बोलते हैं जिसको हमें एक्सप्लेन भी नहीं करना होता, कॉल्ड इडियोपैथिक फैक्टर्स। डू यू नो द मीनिंग ऑफ इडियोपैथिक फैक्टर?
जिसका रीजन हमें नहीं पता, दैट इज कॉल्ड इडियोपैथिक फैक्टर। अब जिसका रीजन हमें नहीं पता, वी आर नॉट लायबल टू एक्सप्लेन दैट। हमको ही नहीं पता, हम क्यों एक्सप्लेन करें भाई? इसीलिए तो एक सुंदर सा टर्म दिया है, इडियोपैथिक फैक्टर्स। सो व्हाट कॉजेस टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस बेटा? फर्स्ट वन इज autoimmune disorder. Which one? Autoimmune disorder. And second are idiopathic factors. कौन से? Idiopathic factors. कुछ मेटल आयंस, पुराने जमाने में क्या होता था बेटा, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स अच्छे नहीं होते थे, इतना अच्छा प्रोटेक्शन नहीं होता था, तो कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ वर्कर्स बेटा कुछ हजार्डियस चीजों के कुछ ज्यादा एक्सपोजर में रहते थे, जिनमें से एक चीज होती थी क्रोमियम। कौन सा? क्रोमियम बेटा। इट वाज हाईली यूज्ड इन एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री एंड ग्लास इंडस्ट्री। और ग्लास में भी अगर मैं कहूँ तो जो कलर्ड ग्लास होता है ना, उसमें तो जो मजदूर यहाँ पे बेटा काम करते थे ना, दे वर हाईली एक्सपोज टू क्रोमियम, तो उनके बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते थे। हालांकि अब इंडस्ट्रियल रेगुलेशन बहुत वैसे वो है, तो अब ये चीजें देखने को नहीं मिलती, लेकिन कुछ सालों पहले तक ये भी होता था, तो ये भी एक फैक्टर होता था, heavy metal toxicity. You can write this thing. Now, what happens in type 1 diabetes mellitus? Your beta cells are destroyed due to autoimmune factors, autoimmune factors which induces antibodies against the beta cells, causing little to no secretion of insulin. जब आपके beta cells से destroy हो गए, there will be no insulin secretion, causing elevated rise in ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत एलिवेटेड होगा बेटा, ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी हाईली एलिवेटेड। ओके, कॉजिंग ग्लाइकोज़यूरिया, कॉजिंग ग्लाइकोज़यूरिया। अच्छा, किस लेवल के बाद बेटा द ग्लूकोज स्टार्ट कमिंग इन यूरिन? अबव व्हाट लेवल? 180 mg per dl। कितना? 180 mg per dl. It is called renal threshold or transport maximum of glucose. Transport maximum of glucose. Transport maximum of glucose. What is the renal threshold for glucose beta or transport maximum of glucose? 180 mg per dl. कितना? 180 mg per dl. जब बेटा इंसुलिन नहीं होगा, the blood glucose will be uncontrolled, और जैसे ही बेटा वो 180 के ऊपर जाएगा, इट विल स्टार्ट कमिंग इन यूरिन। एक और फैक्ट बेटा याद रखना, मान लो तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल या किसी पेशेंट का इट इज 190, इट इज 190 mg per dl। इट इज नॉट दैट कि पूरा 190 का 190 आ रहा है क्योंकि अब 180 के ऊपर निकल गया, दैट इंक्रीमेंटल 10 mg per dl इज यूजुअली कम्स, क्योंकि 180 तो पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है ना, बाकी का 10 वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, दैट इज बीइंग पास्ड इन यूरिन। ऐसा नहीं होता कि पूरा 190 आने लग जाता, नो। किसी का मान लो 220 mg per dl है ब्लड ग्लूकोज, तो जब बेटा वो नेफ्रॉन में फिल्टर होने के लिए आएगा ना, 180 विल बी एब्जॉर्ब, बट दैट रेजिडुअल 40, जो ऊपर का 40 बच रहा है बेटा, दैट स्टार्ट्स टू कम इन यूरिन। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है बेटा, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अरे वो तो बात की बात है, सबसे पहले हमें ये देखना है बेटा, बिल्कुल पेशेंट चल के आ रहा है सामने से ऐसे ही, मैंने आपको एक चीज लिख, अरे कैसी बात करता है, वो उसमें भी हो जाता है, मेरे जैसा नहीं होता, उसमें पतला होता है एकदम। भाई ये है कि टाइप 1 में बहुत जल्दी हो जाता है, टाइप 2 में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो टाइप 2 जब बताएंगे तब देखना कैसे होता है। द बेसिक डिफरेंस इज बेटा, द टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस इज जुवेनाइल ऑनसेट। कौन सा है? जुवेनाइल ऑनसेट। एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस इट इज मैच्योर ऑनसेट, बहुत बहुत बाद में होता है, 40 की एज के आसपास होता है। हाँ, दूसरा, type 1 diabetes mellitus is insulin dependent. It is insulin dependent. Why it is insulin dependent? Because there is destruction of beta cells. And why there is destruction of beta cells? Autoimmune disorders. It is autoimmune disorders. एक चीज और बताते हैं बेटा, बॉडी अपने ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है ना, इसका भी रीजन आज तक नहीं पता चला।
ऑटो इम्यूनिटी इज ऑल्सो इटसेल्फ एन इडियोपैथिक टर्म इन इटसेल्फ। ऑटो इम्यूनिटी का एक्चुअल रीजन भी इडियोपैथिक है, हमें नहीं पता। जैसे हाशिमोटोस डिसऑर्डर होता है बेटा, उसमें क्या होता है, थायराइड की ग्लैंड, थायराइड सेल्स के अगेंस्ट ही बेटा एंटीबॉडीज बनती है। उसका रीजन भी हमें नहीं पता क्यों होता है, एग्जैक्ट रीजन, उसको थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं। We do not know the exact reason for that also. टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस बेटा मेजोरिटी इसके रीजंस इडियोपैथिक ही छुपे हुए, अभी तक नहीं पता है हमें, लेकिन इस पे काम उस लेवल पे नहीं हो रहा क्योंकि सिर्फ 5% ही केसेस है। इन दिस इंसुलिन हैज टू बी प्रोवाइडेड to the patient for its survival because there is no insulin secretion in this. The patient suffers from, in type 1 diabetes mellitus, the patient suffers from high diabetic ketoacidosis. बहुत prevalent ketoacidosis होता है बेटा, बहुत prevalent ketoacidosis is there. Why? This is the reason. ये पूछा जाता है बेटा। Why there is ketoacidosis in type 1 diabetes mellitus, और बहुत हाई डिग्री का कीटोएसिडोसिस, बोलो बोलो। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में किसकी डेफिशिएंसी होती है बेटा, किसकी, इंसुलिन। और इंसुलिन बेटा एक एनाबॉलिक हार्मोन है, कैसा है, एनाबॉलिक, यानी कि लिपिड ब्रेकडाउन के जो हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली लाइपेज जो होता है, लाइपेज वगैरह, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज बेटा उसे सप्रेस करके रखता है। इंसुलिन इज अ सप्रेसर ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, यानी कि जितना ज्यादा इंसुलिन बेटा बॉडी में या ब्लड में सिक्रेटेड रहेगा, लिपिड ब्रेकडाउन उतना कम होगा। मोर द इंसुलिन लेस द लिपिड ब्रेकडाउन। अब जब बॉडी में बेटा इंसुलिन है ही नहीं, the enzyme is unregulated and there is high amount of lipid breakdown, releasing free fatty acids, और free fatty acid से क्या बनता है बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम में। क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे बनता है, बीटा ऑक्सीडेशन से। एन एसिटाइल कोएंजाइम इज अ प्रीकर्सर फॉर कीटोन बॉडीज, इसलिए बेटा इसमें कीटोन बॉडी बहुत बनती है और देयर इज हाई चांस ऑफ, वेरी हाई डिग्री ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो ये बड़े कार्डिनल फीचर्स होते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, फर्स्टली इट इज इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट, इसमें इंसुलिन देनी पड़ती है। क्यों इंसुलिन देनी पड़ती है, बिकॉज देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स बाय ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज और अदर इडियोपैथिक फैक्टर्स। सेकेंडली इट इज यंग ऑनसेट, यानी कि बहुत यंग एज में होती है, 15 to 20 के बीच में हो जाती है। थर्डली कीटोएसिडोसिस इज वेरी प्रेवलेंट इन दिस, कीटोएसिडोसिस, ओके। So this completes your type 1 diabetes mellitus. Okay? Diabetes mellitus. कौन सा? Type 2 diabetes mellitus. बेटा जब हम डायबिटीज इन जनरल बात करते हैं, we generally talk about type 2 diabetes mellitus only, क्योंकि ये ही prevalent होती है. This one is the most prevalent one. This is the most prevalent. 95% of the cases. Type 2 diabetes mellitus ही होती है. इसी को commonly diabetes बोला जाता है. Here also the same features of diabetes: elevated blood glucose level, glycosuria, polyphagia, polydipsia, polyuria, वो सारे कार्डिनल सिम्टम्स मिलेंगे जो आपको टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में मिलते हैं। बट कीटोएसिडोसिस इज लेस प्रेवलेंट है। कीटोएसिडोसिस के चांसेस होते हैं, कम होते हैं, इतना नहीं होता, और अगर होता भी है तो इतना हाई डिग्री का नहीं होता जितना टाइप 1 में होता है। The thing lies, what is the difference between the pathophysiology of type 1 and type 2? जैसे टाइप 1 में क्या होता था, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, यहां पे कुछ और हो रहा है बेटा, किसी को पता है? बहुत ब्रॉड टर्म है बेटा, इसको एक्सप्लेन करो। दिस इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म बेटा। क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में, एक्चुअल में क्या होता है बेटा? दिस इज योर ग्लूट रिसेप्टर।
कौन सा? ग्लूट रिसेप्टर। और अगर मैं इसे मसल टिश्यू मान लू, लेट अस कंसीडर दिस इज योर मसल टिश्यू, तो यहां पे कौन से ग्लूट रिसेप्टर होने चाहिए? 1 से लेके 4 तक कौन से होने चाहिए? सोचो कौन से? यस, ग्लूट 4। याद रखना बेटा, ग्लूट 2 इज इंसुलिन इंडिपेंडेंट, और इसीलिए बेटा वो लिवर में पाए जाते हैं। ग्लूट 2 पे इंसुलिन का कोई असर नहीं होता बेटा, उनका फंक्शन इंसुलिन से इंडिपेंडेंट होता है। दे आर फाउंड इन लिवर, एंड ग्लूट 4 receptors are insulin dependent. That is why they are found on majority of the peripheral tissue including muscles. यहां पे दो चीजें होती हैं बेटा। सबसे पहले ये बताओ, is this visual representation correct or not? सोचो बेटा, this is absolutely correct because glucose passes on the cell membrane or you can say the muscle membrane via GLUT receptors only. बेटा इसके अलावा इसके पास कोई और रास्ता नहीं है। यानी कि अगर GLUT रिसेप्टर इनएफेक्टिव या डिफेक्टिव हो गए या इनका नंबर कम हो गया, देयर विल बी ऑल्टरेशन इन ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय मसल्स। अब इसके दो केसेस होता है, पता है क्या? जब आपकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो जाती है, कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस खाली बैठे रहते हैं ऐसी ना, तो ये ग्लूट रिसेप्टर्स बेटा टूट जाते हैं। मेरा मतलब ये है कि इनकी नंबर जो है बेटा वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? आखिर ये है तो प्रोटीन ही, इसको कहीं और यूटिलाइज कर दो। तो खाली इसका कोई काम थोड़ी, अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है बेटा। These all receptors are broken down and utilized somewhere else. कहीं और यूटिलाइज हो जाएगा इनका। तो जब बेटा लाइफस्टाइल एकदम सेडेंटरी हो जाती है, द नंबर ऑफ ग्लूट रिसेप्टर्स डिक्रीजेस। यहां से मुसीबत की शुरुआत होती है। इसीलिए कहते हैं बेटा 5 hours पर वीक स्ट्रेनस एक्सरसाइज या 10,000 स्टेप्स जो होता है ना, वो करते रहने चाहिए ताकि ये नंबर मेंटेन रहे। इट इज नॉट अबाउट द 10,000 स्टेप्स बेटा, ताकि ग्लूट रिसेप्टर्स आपकी मसल्स पे प्रॉपर नंबर में रहें। अब जब मान लो आप दोबारा कुछ टाइम बाद काम करना शुरू करते हो या कुछ करते हो, तो हो सकता है बेटा इस बार ये ऐसे बने, the receptors become faulty, और बेटा ग्लूकोज आके इन पे अटैच ना हो पाए। And now insulin cannot properly act on this. अब बेटा जो इंसुलिन मॉलिक्यूल है ना, वो इन पे प्रॉपरली एक्ट नहीं कर सकता। यहां पे तो ठीक काम कर रहा है बेटा इंसुलिन, क्योंकि रिसेप्टर मॉलिक्यूल और द रिसेप्टर शेप इज परफेक्ट। बट वंस द रिसेप्टर और देयर इज अ फॉल्टी रिसेप्टर देयर, द इंसुलिन कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। इवन इन सम केसेस बेटा फॉल्टी इंसुलिन मॉलिक्यूल्स आर आल्सो रिपोर्टेड कि इंसुलिन फॉल्टी प्रोड्यूस होने लग गया। That causes type 2 diabetes mellitus. यहाँ पे इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है, everything is there, but there is defect in the receptors or faulty insulin molecules. Quantity प्रॉपर बन रही है, but there is major defect in receptors. कौन से receptors? The GLUT receptors. कौन से? GLUT receptors. यहाँ पे ये समस्या आ रही है। एक और स्टार्क डिफरेंस होता है बेटा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में। अगर आप उनका ब्लड सैंपल का असेसमेंट करोगे ना, इफ यू विल असेस देयर ब्लड सैंपल, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में बेटा इंसुलिन का लेवल नेग्लिजिबल होगा, 0 होगा। बट इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ इंसुलिन? बोलो क्या? यस, एलिवेटेड होगा। नॉर्मल भी नहीं होता बेटा, एलिवेटेड होता है। पूछ क्यों एलिवेटेड होता है?
ना ना, अरे वो इंसुलिन रेजिस्टेंस 1 मिनट के लिए रोको। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ब्रॉड टर्म होता है, अभी आगे देखना एक्चुअल में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। अरे बेटा क्या हुआ? कमी नहीं, इट इज नॉट द कमी बेटा, इट इज नॉट द कमी। लेट अस से अगर 100 यूनिट से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, इफ देयर इज नो रिजल्ट बाय सेक्रेटिंग 100 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन, बॉडी इसको इंक्रीमेंट करेगी। कितने पे इंक्रीमेंट करेगी बेटा? 120 यूनिट्स पे। तो आपको थोड़े थोड़े डिमिनिशिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, डिमिनिशिंग रिजल्ट्स, डिमिनिशिंग रिजल्ट्स। उसके बाद बॉडी और जोर लगाएगी बेटा, और अपने मैक्सिमम तक, बिल्कुल अल्टीमेट पोटेंशियल तक जाके 150 यूनिट्स तक प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद आपको थोड़े थोड़े पार्शियल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन पूरा ये भी नहीं हो पाएगा। ओनली जस्ट 5 to 10% इंक्रीज इन द आउटपुट। बॉडी को ये नहीं लगता कि इंसुलिन कम है, बॉडी को पता है इंसुलिन प्रॉपर रिलीज हो रही है, बट इट इज नॉट डूइंग व्हाट इट इज रिक्वायर्ड, सो इट गोज फर्दर और ज्यादा इंसुलिन निकालती है। इसीलिए बेटा जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट होता है बेटा, उसमें इंसुलिन का लेवल नॉर्मल नहीं होता है, बहुत एलिवेटेड होता है, हाईली एलिवेटेड। नॉर्मल मत लिख देना, हाईली एलिवेटेड। अच्छा, इंसुलिन मेजर कैसे करता है बेटा, किसी को पता है? हाउ इंसुलिन इज मेजर्ड? इंसुलिन की हाफ लाइफ तो 3 मिनट होती है। यहां से सैंपल लेके ही आप लैब तक जाओगे तो 3 मिनट हो जाएंगे। सेंट्रल लैब तो सबने देखी है ना? नहीं देखी? 5 मिनट लगेंगे, 5 से 10 मिनट, पैदल पैदल भी 5 से 10 मिनट लगेंगे। कैसे मेजर करता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड सी पेप्टाइड, सुना है? सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड की हाफ लाइफ बेटा 30 से 32 मिनट होती है। हम इंसुलिन एस्टिमेट नहीं करते बेटा, हम सी पेप्टाइड एस्टिमेट करते हैं। जितना ज्यादा सी पेप्टाइड उतना ज्यादा इंसुलिन। टेक्निकली वी आर एस्टिमेटिंग द सी पेप्टाइड। समझ आया व्हाट इज हैपनिंग इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस? इट इज ड्यू टू फॉल्टी रिसेप्टर्स और इन सम केसेस इवन फॉल्टी इंसुलिन मॉलिक्यूल्स आल्सो, which are incompatible for receptor action, incompatible for receptor action beta. As a result, what is happening? All the glucose, all the majority of the glucose molecules are sitting outside in the tissue fluid or blood. They cannot enter into the muscle cells. जहां actual में उनकी requirement है, वो muscle membrane या cell membrane पार नहीं कर पा रहे हैं. As a result, what is happening? The muscle cell is starving. The muscle cell is starving and the blood glucose level is elevated now. Blood glucose level is elevated. और जब ये 180 को क्रॉस करेगा, what will happen? It will start coming in urine, causing glycosuria, causing glycosuria. अब यहां पे बेटा कुछ सर्वाइवल मैकेनिज्म्स भी होता है, जैसे कि मसल सेल तो बेटा स्टार्व कर रहा है, ग्लूकोज बाहर पड़ा हुआ है, वो अंदर तो जा नहीं सकता. What then it starts to utilize? बोलो बोलो, अब ये क्या यूटिलाइज करेगा? क्या? What it will utilize? लिपिड्स. क्या यूटिलाइज करेगा? लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स. Triglycerides in the fatty tissues are broken down to triglyceride. टूट के क्या बनाएंगे बेटा? क्या? हाँ, triacyl glycerol and free fatty acids. Free fatty acids undergoes beta oxidation. They undergoes beta oxidation, generating what? Acetyl coenzyme and ketone bodies. What? Ketone bodies. And mind you, ketone bodies बेटा सेल मेम्ब्रेन के आर पार चली जाती है, उनको किसी चैनल की जरूरत नहीं होती. They are passed on like that, and the cells starts to utilize ketone bodies and acetyl coenzyme as fuel instead of glucose. Okay?
Another question arises beta, what is the normal value of ketone bodies in blood? नहीं पता होता, बहुतों को नहीं पता होता. Normal range of ketone bodies in blood क्या होती है? टेस्ट सब उसमें लगता है, लेकिन इसका लेवल बहुत कम लोगों को पता होता है. नॉर्मल रेंज इट इज लेस देन 1 mg per dl. कितना? लेस देन 1 mg per dl. ब्रेन में एक और स्पेशल केस होता है बेटा, ये भी सुनो. वन मोर क्लिनिकल केस, क्लिनिकल एस्पेक्ट, नॉट अ केस, क्लिनिकल एस्पेक्ट. ब्रेन से पहले एक चीज आती है बेटा, क्या कहता है उसे? ब्लड ब्रेन बैरियर. यस, कीटोन बॉडीज कैन नॉट फ्रीली पास द ब्लड ब्रेन बैरियर. लेकिन बेटा ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन तो वहां पे भी नहीं हो पा रहा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो उनको भी है. देन हाउ डू दे यूटिलाइज द कीटोन बॉडीज? by getting complexed with albumin. Getting complexed with albumin, because albumin can freely pass. Albumin के साथ complex होके they cross the blood brain barrier. These are all survival mechanisms in the body. डायबिटीज तो किसी को कभी भी हो सकती है बेटा, तो कब कौन सा मैकेनिज्म स्टार्ट करना है, शट डाउन करना है, these are very complex things. यही एक अच्छा फिजिशियन बनाती है आप. Okay, then next is metabolic dearrangements. Metabolic dearrangements in diabetes. चलो देखते हैं मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं डायबिटीज में. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, सोचो. What are the metabolic dearrangements in carbohydrate metabolism? कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होगा? कॉमन सेंस लगाओ बेटा. अच्छा एक सेकंड, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में बेटा कीटोएसिडोसिस इज नॉट वेरी प्रेवलेंट. व्हाई? क्योंकि यहाँ पे बेटा हार्मोन डिपेंडेंट और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज सप्रेस्ड रहता है. क्यों सप्रेस्ड रहता है? क्योंकि इंसुलिन का लेवल तो बेटा नॉर्मल से भी ज्यादा है, इसीलिए वो सप्रेस्ड रहता है. इसीलिए कीटोएसिडोसिस यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिलता. इसीलिए जो कीटोन बॉडीज बेटा जनरेट भी हो रही है ना फ्री फैटी एसिड से, वो आराम से यूटिलाइज हो रही है. एंड व्हेन देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ फ्री फैटी एसिड, व्हेन देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ फ्री फैटी एसिड इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, द लिपिड प्रोफाइल इज ऑल्टर्ड. द लिपिड प्रोफाइल इज ऑल्टर्ड. ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी बेटा बढ़ा हुआ आएगा, फ्री फैटी एसिड्स का लेवल भी बढ़ा हुआ आएगा, एलडीएल का लेवल बेटा बढ़ा हुआ आएगा. क्यों बढ़ा हुआ आएगा? सोचो, एलडीएल का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलडीएल? ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लिवर एंड एडिपोज टिश्यू टू पेरिफेरल टिश्यू. अभी बेटा पेरिफेरल टिश्यू ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो पेरिफेरल टिश्यूज को क्या चाहिए? पेरिफेरल टिश्यूज को फ्री फैटी एसिड्स चाहिए. क्या चाहिए? फ्री फैटी एसिड. और ज्यादा फ्री फैटी एसिड चाहिए, और ज्यादा फ्री फैटी एसिड चाहिए तो बेटा हमें ज्यादा एलडीएल चाहिए, ताकि उन पे लोड हो सके और वहां तक पहुंच सके. इसलिए बेटा एलडीएल एलिवेटेड आता है, एचडीएल कम आता है. क्यों कम आता है? क्योंकि फ्री फैटी एसिड तो बेटा हमें पुश करना है अब पेरिफेरल टिश्यू में, उसको वापस थोड़ी लाना है. एचडीएल का काम क्या होता है बेटा? फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू सर्कुलेटिंग बैक टू लिवर एंड एडिपोज टिश्यू, वापस लाना. इसलिए कुछ हद तक बैड कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे थोड़ा सा गुड कोलेस्ट्रॉल भी बन जाता है, जिंदा रखे हुए भाई. और देखते हैं, विल देयर बी फैटी लिवर इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस? क्यों? देयर विल बी फैटी लिवर इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. देयर विल बी फैटी लिवर बेटा, because there is increase in circulating free fatty acids. Free fatty acids का level बेटा circulation में बढ़ा हुआ है, causing increased chances of fatty liver. Fatty liver. अब आता है बेटा metabolic dearrangements पे. कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होना चाहिए? सोचो, decreased glycolysis. Decreased glycolysis. Why there will be decreased glycolysis? Common sense, बोलो.
क्या एसिटाइल कोएंजाइम? अरे नहीं, कॉमन सेंस बेटा। अरे ग्लाइकोलाइसिस तो तब होगा ना जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा। अरे वो तो सेल के अंदर ही नहीं जा रहा, ग्लाइकोलाइसिस कहां से होगा? डिक्रीज लेवल ऑफ और सप्रेस्ड ग्लाइकोलाइसिस and increased rate of gluconeogenesis. एक चीज और याद रखना बेटा, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी काम ही खराब करता है। पता है क्यों? ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बना रहा है जो ऑलरेडी सेल्स के अंदर जाने से मना कर रहा है। यानी कि जो 180 190 तक ग्लूकोज है बेटा, उसे 230 240 300 तक पहुंचा के ही मानेगा। दैट्स द थिंग, बट इट गेट्स एक्सेलरेटेड। देन सेकंड, फैट और लिपिड मेटाबॉलिज्म। फैट और लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या इफेक्ट होना चाहिए इस पे? सोचो, व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑन दिस फैट और लिपिड मेटाबॉलिज्म? बोलो, फैट और लिपिड मेटाबॉलिज्म बेटा, इस पे क्या इफेक्ट आना चाहिए? यस, फैट एंड लिपिड ब्रेकडाउन इज इंक्रीज्ड। इट इज इंक्रीज्ड टू जनरेट फ्री फैटी एसिड्स, टू जनरेट फ्री फैटी एसिड्स। और फ्री फैटी एसिड्स का क्या काम होता है बेटा? जो भी आपको डिस्कस करना है, यू प्लीज डिस्कस विद मी। दिस क्लासरूम इज फॉर लर्निंग ओनली बेटा। फ्री फैटी एसिड्स की क्यों रिक्वायरमेंट होती है बेटा? बिकॉज ग्लूकोज इज नाउ नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। ग्लूकोज का अगर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, बॉडी स्विचेस टू अल्टरनेट फ्यूल्स व्हिच इज नाउ फ्री फैटी एसिड्स। या तो उसका बीटा ऑक्सीडेशन करके बेटा हम एसिटाइल कोएंजाइम में बना लेंगे, या फिर कीटोन बॉडीज से उसका यूटिलाइजेशन होगा। फ्री फैटी एसिड भी बेटा फ्रीली पास हो जाता है सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में, पता है? फ्री फैटी एसिड भी फ्रीली पास होता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसे। हाँ, और अगर एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज चैनलाइज्ड इनटू कीटोन बॉडी फॉर्मेशन। एक चीज भूलवा दी यार तूने, बड़ा अच्छा पॉइंट आया था। हाँ, याद आया। Is there is any organ in the body which exclusively runs on free fatty acids? Huh? Yes, very good. Excellent answer. Heart. Cardiac muscles का 60 to 90% बेटा free fatty acid से आता है। Energy requirement. Good. Since there is increased lipolysis or lipid breakdown, lipid profile of the patient, or you can say the diabetic patient, is altered with decreased HDL levels and elevated ये क्या है? बोलो क्या है? क्या? Yes, good. Non-esterified fatty acids. Non-esterified fatty acids. And when a fatty acid is not esterified, it is technically a free fatty acid. फ्री फैटी एसिड सबको याद होता है बेटा, एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा, NEFA का लेवल बढ़ा हुआ है, क्या आप डायग्नोस करेंगे? तो कंफ्यूज नहीं होना, फ्री फैटी एसिड एंड नॉन एस्टेरिफाइड फैटी एसिड टेक्निकली सेम होता है। देन दूसरा LDL, इनका लेवल भी बढ़ेगा। क्यों LDL का लेवल बढ़ेगा बेटा? क्योंकि पेरिफेरल टिश्यू में फैटी एसिड्स का रिक्वायरमेंट अब बढ़ गया है, तो उनका ट्रांसपोर्ट, कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्ट, इट इज रिक्वायर्ड। थर्डली, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, बेटा इसका लेवल भी बढ़ता है। HDL का घट जाएगा, इन तीनों का कम हो जाएगा। ओके, तो ये आपके कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं बेटा। उसके बाद प्रोटीन्स, अभी लिपिड हो गया, प्रोटीन पे आता है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोचो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म? क्या?
breakdown of, why there will be breakdown of proteins, or I should say why there will be increased breakdown of proteins. देखो नॉर्मली भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता रहता है, ऐसी बात नहीं. वो रिसेप्टर्स देखे ना आपने, वो टूटते हैं दोबारा बनता है, टूटते हैं दोबारा बनता है. Why there will be increased breakdown of proteins? To provide substrate for gluconeogenesis, gluconeogenesis के सबस्ट्रेट प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, समझ आया? मैंने क्या कहा था, ग्लूकोनियोजेनेसिस बेटा तेज हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस सप्रेस हो जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस फास्ट हो जाता है. There will be increased demand of gluconeogenetic substrate. और ये कहां से आता है बेटा? भाई ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स. और इनका फेवरेट अमाइनो एसिड जो होता है ना बेटा, वो ये होता है, दिस वन, एलेनिन. ये इनका फेवरेट अमाइनो एसिड होता है. अब आता है बेटा इसकी एक्यूट और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस. एक्यूट एंड क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस. This is the last part, but the most interesting part. It requires the highest level of clinical correlation. Acute और chronic complications में क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहले diabetic ketoacidosis. कौन सा? Diabetic ketoacidosis. This is an acute complication. कैसा है बेटा? Acute complication. Diabetic ketoacidosis. This is an acute complication. Okay? क्या होता है diabetic ketoacidosis में? Take 30 seconds and think. अभी तक जो भी पढ़ा बेटा उसे रिकैपिचुलेट करो और सोचो क्या होना चाहिए. Why it happens and what happens after that. सबसे पहले देखो कीटोएसिडोसिस होता क्यों है? Due to increased rate of lipolysis. Increased rate of lipolysis. More and more fatty acids are channelized into beta oxidation. Okay? जिससे क्या बनता है? क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम है. और एसिटाइल कोएंजाइम में किसका प्रीकर्सर होता है बेटा? कीटोन बॉडीज का. यानी कि हमें पता चल गया कि डायबिटीज में कीटोन बॉडीज बढ़ क्यों रही. सो दिस इज द रीजन फॉर कॉजिंग डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. व्हाट आर द इफेक्ट्स? बोलो, व्हाट आर द इफेक्ट्स? नाम में ही है बेटा कीटोएसिडोसिस. What it will do? It will utilize all the basic buffer present in your body. This one, bicarbonate को बेटा totally consume कर लेगा ये. And the pH will fall below 7 point causing diabetic ketoacidosis. 7.34 बेटा, 7.34 pH इसके नीचे आएगा and then it will start causing diabetic ketoacidosis. As a result, what will start to happen? There will be breathing changes. क्योंकि बॉडी अब कोशिश करेगी बेटा ज्यादा से ज्यादा एसिड को एलिमिनेट करने के लिए. And the acid part here is CO2. Acid part here is CO2. उसके बाद बेटा रीनल चेंजेस भी आने लग जाएंगे. बॉडी ज्यादा से ज्यादा बेटा H+ एक्सक्रीट करेगी. क्या एक्सक्रीट करेगी? H+. यानी कि जो पेशेंट्स डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से सफर कर रहे होते हैं बेटा, उनकी pH यूरिन की बहुत कम होती है, नॉर्मल से बहुत कम होती है. इट विल एक्सक्रीट मोर पोटेशियम ऑल्सो एंड कंजर्व सोडियम. ये भी एक कार्डिनल फीचर होता है. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. उसके बाद इसकी 3 स्टेजेस होती है बेटा क्लासिफाई करने की. सबसे पहला कीटोनीमिया, उसके बाद कीटोन यूरिया एंड थर्ड इज कीटोसिस. क्या होती है तीनों? ये तीनों पता होना चाहिए. कीटोनीमिया इज हाई अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन योर ब्लड. और नॉर्मल रेंज कितनी बताई थी मैंने? लेस देन 1 mg per dl.
तो यानी कि इससे ज्यादा होगा तो विल स्टार्ट कॉलिंग इट कीटोनीमिया। क्या कहेंगे? कीटोनीमिया। जब बेटा लेवल एक थ्रेशोल्ड के ऊपर चला जाएगा देन इट विल स्टार्ट कमिंग इन यूरिन आल्सो, तब हम उसे क्या कहेंगे? कीटोन यूरिया। क्या कहेंगे? कीटोन यूरिया। और अगर किसी पेशेंट में कीटोनीमिया और कीटोन यूरिया दोनों है तो दोनों को साथ में क्या बोला जाता है? कीटोसिस। तो ये बेटा एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। याद रखना, दिस इज अ एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। करेक्ट हो सकती है, सेल्फ रेगुलेटेड भी होती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में ये चीज थोड़ा संभल के मॉनिटर करके चलना पड़ता है। कमिंग टू क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस, कोई भी फिजिशियन को इससे सच में कोई मतलब नहीं होता, मैं सच बता रहा हूं। ये अपने आप ठीक हो जाती है, दवाई देने से भी ठीक हो जाती है, बट व्हाट द क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस डू, बेटा ये एक स्लो पॉइजन की तरह धीरे 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 मार ही देती है आपको। कौन कौन सी होती? बोलो। एक मैंने ही पढ़ाई थी आप लोगों को, लास्ट लेक्चर क्या लिया था मैंने? गुड, यस। पर मायोकार्डियल इंफार्क्शन किसकी वजह से हो रहा था? ना ना ना, नॉट लाइक दैट। वो क्या, वो ऑक्सीडाइज एलडीएल क्या बना रहा था? मतलब वो स्टेज क्या थी? क्या कहते थे हम उसे? अरे नहीं, वो टोटल साइकिल को हम क्या कहते थे? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। अब जरा कोरिलेट करो बेटा, उस लेक्चर को कोरिलेट करो। आज आप लोगों ने बोला ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल, क्या बोला? ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल, इससे एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। लेकिन ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल का लेवल क्यों बढ़ा हुआ है बेटा? डायबिटीज की वजह से बढ़ा हुआ है। किसकी वजह से? डायबिटीज की वजह से बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है ये भी अब आप लोगों को पता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ क्रॉनिक वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। क्रॉनिक तो है, वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। ओके, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब उसको एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं ना, नोट्स होंगे आप लोगों के पास। समझ आया? दूसरी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है बेटा? ये भी मैंने टच किया था उस दिन थोड़ा सा, पर दूसरी क्लास में। डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इट इज अ क्रॉनिक किडनी डिजीज, रीनल फेलियर। क्यों होता है? व्हाट कॉजेज नेफ्रोपैथी? व्हाट कॉजेज नेफ्रोपैथी? बेटा इसको भी शायद आज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इन लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज मेलाइटस, ऐसा नहीं कि आपको एक महीना पहले डायग्नोस हुआ है तो होने लग जाएगा। नो, लॉन्ग स्टैंडिंग, 3 years, 5 years, 10 years, इतना। द बेसमेंट मेम्ब्रेन, कौन सी? बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द नेफ्रॉन्स gets glycosylated and eventually loses their charge, and then there is large amount of protein is lost in urine, especially albumin. और मैंने शायद रेंज भी बताई थी, more than 3 grams per day, 3 grams, more than 3 grams per 24 hours, more than 3 grams। याद रखना, ये भी एक पैरामीटर होता है। तो ये आपकी रीनल कॉम्प्लिकेशन है। कौन सी कॉम्प्लिकेशन है? रीनल कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा कौन सा होता है? सोचो। गुड, यस, रेटिनोपैथी। कौन सी? रेटिनोपैथी। लेकिन बेटा रेटिनोपैथी अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक। वी लीव इट टू आवर थर्ड ईयर फैकल्टीज। बेसिक आइडिया तो है ना रेटिनोपैथी का? अच्छा, रेटिना के कितने लेयर्स होते हैं पता है? कितने? यस, 10। तो हर एक में बेटा अलग अलग वो होता है रेटिनोपैथी का इफेक्ट। यस, रेटिना हैज 10 लेयर्स, शी इज राइट। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है रेटिना भी। लेकिन मैं आपको एक और इजी चीज बताता हूं जो आंख से ही रिलेटेड है, एंड इट्स अ क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। गुड, एक्सीलेंट आंसर, कैटरैक्ट।
क्यों होता है कैटरैक्ट? Deposition, not deposition beta, high amount of sorbitol is present there. High amount of sorbitol is present there. And sorbitol is osmotically active compound. कैसा compound है? Osmotically active compound. यानी कि जितना sorbitol present होगा बेटा उतना पानी भी खींचेगा अपने साथ, causing cataract. इसके अलावा और क्या होता है सोचो? अरे थर्ड ईयर में पढ़ना है सब आराम से. आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर बायोकेमिस्ट्री, प्योर बायोकेमिस्ट्री. इसीलिए मैंने रेटिनोपैथी को ब्रीफली एक्सप्लेन किया, ज्यादा उसमें गया नहीं. इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू न्यूरॉन्स ओनली बेटा. क्या? हाँ, न्यूरोपैथी पर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी ज्यादा पेरिफेरल में होता है. अगर आपके यहाँ कोई लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज का पेशेंट है ना, तो आप अपने यहाँ पे हिमैट में भी देखेंगे बेटा, सुई चुभाएंगे तो दर्द रहता है. किसी डायबिटिक पेशेंट का बेटा ऐसा सुई चुभाएंगे उसको पता भी नहीं चलेगा. व्हाई? बिकॉज दीज पेरिफेरल नर्व्स आर वर्चुअली डेड. उनको पता ही नहीं चलता सच में. दैट सिग्नल जनरेशन एंड ट्रांसडक्शन, इट इज कंप्लीटली फिनिश्ड इन दैट. That nerves are damaged to such an extent. But the question arises here, what causes that damage? ये कौन बताएगा? CNS और PNS के सेल्स में एक बड़ा बेसिक फर्क होता है. क्या? ये तो फिजियोलॉजी में बताया होगा. CNS neurons and PNS neurons have one very basic difference, जिसकी वजह से CNS का डैमेज इररिपेरेबल होता है, लेकिन PNS का डैमेज पार्शियली और कंप्लीटली रिवर्सेबल होता है. क्या होता है वो सेल का नाम? Schwann cell. Which cell? Schwann cell. Due to high amount of sorbitol, once again sorbitol beta, and glycated products, the nerves get damaged. Or you can say the neurons get damaged. अब दोनों के अपने अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं. जब बेटा सॉर्बिटॉल बहुत ज्यादा होता है ना, तो श्वान सेल ऑस्मोटिक, जैसे सॉर्बिटॉल अंदर आया श्वान सेल के, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर इज आल्सो एब्सॉर्ब टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉजिंग बर्स्टिंग ऑफ श्वान सेल. श्वान सेल बेटा एकदम डैमेज हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है. व्हेन द श्वान सेल इज डैमेज्ड, व्हाट विल हैपन? अगर ये नर्व बेटा डैमेज हो गई थोड़ी सी भी, मान ले 1% भी, तो इसका रीजनरेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा. अगर मैं ऐसे प्रेस करता हूं ना बेटा, देयर इज स्टिल डैमेज गोइंग ऑन इन दिस. इतने से भी बेटा ये सेल्स डैमेज हो रहे हैं, द रिसेप्टर्स आर गेटिंग डैमेज्ड, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ श्वान सेल्स एंड अदर मैकेनिज्म ये रिवर्स हो जाता है. लेकिन बेटा हाई अमाउंट ऑफ सॉर्बिटॉल जब प्रेजेंट होता है, दैट कॉजेस बर्स्टिंग ऑफ दी श्वान सेल्स, and that regeneration process is either delayed or completely stopped. दूसरा, ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोडक्ट्स. कौन से? ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोडक्ट्स. जैसे आपका बेटा हीमोग्लोबिन ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाता है ना, similar thing happens with your neurons also. They can get glycosylated, hampering conduction of nerve impulse. इससे बेटा पैरास्थीसिया की फीलिंग आती है. पैरास्थीसिया समझते हैं? ऐसे सेंसिटिविटी चली जाती है, जैसे पैरास्थीसिया की फीलिंग आती है. इसलिए लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में दैट सेंसिटिविटी इज गॉन इन द पेशेंट्स. सो दिस इज क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, क्रॉनिक न्यूरल कॉम्प्लिकेशन. ओके, तो आज हमने क्या सीखा बेटा? सबसे पहले लेट अस रिकैपिचुलेट दैट एंटायर लेक्चर. सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन डायबिटिक है कौन डायबिटिक नहीं है, बेस्ड ऑन HbA1c एंड फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज. ओके, आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, व्हाट इज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस. क्या स्टार्क डिफरेंस होता है दोनों में, बताओ, टाइप 1 और टाइप 2 में? टाइप 1 इज जुवेनाइल, यंग एज में होता है. टाइप 2 इज मैच्योर, बाद में होता है, एट अ लेटर स्टेज. देयर इज कीटोएसिडोसिस, very high prevalence of ketoacidosis in
टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, बट नॉट इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, इतना नहीं होता। उसका रीजन क्या होता है? हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज बहुत ज्यादा एक्टिव होता है किसमें? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में। किसमें? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। क्योंकि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को कौन सप्रेस करता है? इंसुलिन। कौन सप्रेस करता है? जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। बट इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस बेटा तो जरूरत से भी ज्यादा है, दैट इज व्हाई हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इज सप्रेस्ड। उसके बाद हमने क्रॉनिक उसके बाद हमने देखा मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट्स इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट में क्या था? सप्रेस्ड और डिक्रीज लेवल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस and increased level of gluconeogenesis. In lipids, increased lipolysis, and in proteins, breakdown, और ज्यादा breakdown हो रहा था। Why? To provide fuel for gluconeogenesis in form of amino acids. Okay? क्योंकि खुद सोचो, अगर ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा रहा है, टिपिकली तो सेल की स्टेज क्या हुई? That cell is in a stage of starvation. और starvation के टाइम क्या होता है बेटा? लिपिड टूटता है, प्रोटीन टूटता है, just like that. उसके बाद हमने acute complication देखी डायबिटीज मेलाइटिस की, which was what? Diabetic ketoacidosis. Then there were chronic complications of diabetes mellitus like atherosclerosis causing myocardial infarction. उसके बाद diabetic nephropathy, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसके बाद आगे रेटिनोपैथी, कैटरैक्ट एंड क्या? डायबिटिक। अरे अब वो तो जितना मर्जी गिन लो यार, क्या फर्क पड़ता है? दीज आर द मेजर कॉम्प्लिकेशंस, जितना मर्जी गिन लो। फुट अल्सर, अच्छा चलो फिर ये बताओ, फिर फुट अल्सरेशन खाली मतलब why these ulcerations are more seen in foot only? Huh? Blood circulation is? Why these ulcerations are seen in foot only? देखो, these hands are also termed as peripheral tissue, finger tips भी, लेकिन वो फुट में ही होता है। The blood velocity is very very low there, very very low. Blood velocity is very low there, causing high chance of ulcerations there due to blocking or clogging. Okay? मेजर आपने कौन कौन से देखे क्रॉनिक डिजीजेस में बेटा? क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस में एथेरोस्क्लेरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और डायबिटिक नेफ्रोपैथी, कैटरैक्ट, रेटिनोपैथी एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये 5 याद कर लीजिए, मोर देन इनफ। अगर आप ये आंसर क्लब करके बेटा पॉइंट्स में भी लिख देंगे इन 2 पेजेस ओनली, एक ये पेज एक ये पेज, पॉइंट्स में एक एक लाइन भी हर एक के बारे में लिख देंगे बेटा, बिलीव मी, आउट ऑफ 10 यू विल मिनिमम गेट 7।